मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले बार की तरह मैं इस बार भी एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें फिर से आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के देखने को मिलेंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले प्रश्न हैं। तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये कहता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हॉकी से संबंधित रहते हैं, तो इसमें कुछ और ख़ास कप हैं जो कि हॉकी से संबंधित है, जैसे कि बेटन कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफ़ी, वेलिंगटन ट्रॉफ़ी, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, ठीक है। तो बेटन कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफ़ी, वेलिंगटन ट्रॉफ़ी, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, तो ये सारे जो ट्रॉफ़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। और एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा कि नेहरू ट्रॉफ़ी और नेहरू कप ये दोनों ही अलग अलग खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफ़ी जो है, ट्रॉफ़ी जिसमें आएगा वो हॉकी से संबंधित है, और नेहरू कप आएगा तो वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोवियत संघ से, ठीक है। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की थी? तो सोवियत संघ से ग्रहण की थी। पंचवर्षीय योजना जो पहली चली थी वो 1951 से 1951 से कब तक चली थी? 1956 तक चली थी, ठीक है। 1951 से 1956 तक। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। और ये जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था ये, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ जो था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में चली थी? तो ये चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी कि वो गरीबी हटाओ से संबंधित योजना थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C12, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? C12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो जौनपुर जो नगर था वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई यानी कि जौना खां की स्मृति में बनवाया था, और जौना खां का ही नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, तो इसी की याद में ये जौनपुर नगर की स्थापना की थी। और एक और क्वेश्चन ये भी होता है कि जौनपुर का जो इससे पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? यवनपुर, ठीक है। जौनपुर का पुराना नाम था यवनपुर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा,
ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने सभी गैर मुस्लिम नागरिकों पर यह कर लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए, यानी कि भाग 5, यानी भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी खांसी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री परिषद, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मंत्री परिषद किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति अभी हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजातशत्रु के काल में निर्वाण प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था 563 BC, यानी ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 BC। ठीक है, 563 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था इसका जन्म महात्मा बुद्ध का? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी प्रश्न आता है। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में कुछ बताता हूँ। तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, कौन से वंश का राजा था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और एक इसमें एक और क्वेश्चन ये भी होता है कि प्रीतहंता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो प्रीतहंता इसे ही कहा जाता है, अजातशत्रु को कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी, इसलिए इसे प्रीतहंता भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार, अगला प्रश्न क्या बोलता है? ग्रैमी पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये है भारत के जो है ना, इसका बताता हूँ, भारत के जो पंडित रविशंकर जो थे, ठीक है, तो वो सितार वादक थे, उन्हीं को सबसे पहला ये पुरस्कार मिला था, ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? सूर्य मकर रेखा पर किस तिथि को पहुंचता है? सूर्य मकर रेखा पर किस तिथि को पहुंचता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 दिसंबर को पहुंचता है। ठीक है, और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब पहुंचता है? तो 21 जून को पहुंचता है।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन यह है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये किस अधिवेशन में किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो कराची अधिवेशन में ही इन्होंने कहा था मुस्लिम लीग ने कि विभाजन करो और जाओ, इसने प्रसिद्ध नारा दिया था। कौन सा अधिवेशन था वो, कराची अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 कब हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो की थी 1940 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब की थी, 1940 ईस्वी में की थी। और वो कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर अधिवेशन में, जब उन्होंने यह मांग की थी भारत विभाजन की। कौन सा अधिवेशन था, तो वो लाहौर अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौनी लोक नृत्य क्या है, मौनी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये महाराष्ट्र राज्य का है। मौनी लोक नृत्य यह किस राज्य का है, महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र के कुछ और भी फेमस जो है, जैसे कि तमाशा, ठीक है, तमाशा हो गया, लावनी हो गया, तो ये सभी जो है वो भी संबंधित है कहाँ से, महाराष्ट्र से ही संबंधित है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि यक्षगान जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो है कर्नाटक से है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, यक्षगान जो है संबंधित है किस राज्य से, कर्नाटक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अमित्र घात के उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अमित्र घात के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार। यानी बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्र घात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बारे में ये बता देता हूँ कि बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0, यानी कि 0 होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है। ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है वो, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीएच स्केल का परिसर क्या होता है। क्या होता है, पीएच स्केल का परिसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 0 से लेके 14 तक यह पीएच स्केल का परिसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पीएच स्केल में 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 जो मान होता है वो उदासीन होता है, और 7 के नीचे का जो मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर का जो मान होता है
वो क्षारीय होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला यानी धारण करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीव मंडल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीव मंडल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संसद में किसकी संतुष्टि से मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि ए यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए इसको आप लोग। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकमान्य तिलक को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट। ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा आपको लगा ये ज़रूर आप मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। नमस्कार, धन्यवाद।